हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी समझेंगे और इनके बेसिक्स भी जानेंगे विद एग्जांपल्स। तो आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन के साथ। तो बच्चों आप देखिए डेफिनेशन को। नॉर्मल गुड की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है टेलीविजन एयर कंडीशनर और ये लिखा है आगे इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। बेटा देखिए, आप एक कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा यार, किसी की इनकम अगर बढ़ रही है तो वो डिमांड ज्यादा चीजों की करने लगेगा, ऑफ कोर्स। लेकिन सारे प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते जिनकी डिमांड वो इंसान करने लगे, राइट? तो क्या कहते हैं, तो इसमें आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इनकम का डिमांड पे अफेक्ट तो होता ही है। इनकम का इफेक्ट डिमांड पे होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो जो कमोडिटी है जिसकी डिमांड आप देख रहे हो, क्या वो नॉर्मल गुड है या फिर इंफीरियर गुड है। तो नॉर्मल गुड पता है कौन होता है? कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनकी डिमांड ना इनकम के साथ चलती है। अगर इनकम डिक्रीज तो उनकी डिमांड डिक्रीज। इनकम क्या कहते हैं, मेन तो यही आता है कि इनकम जो है उनकी, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, राइट? तो आपको ये चीज समझनी है। यहाँ पे आप टीवी को, टेलीविजन को मान सकते हो नॉर्मल गुड है, एयर कंडीशनर को मान सकते हो नॉर्मल गुड है। आप देखोगे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी की सैलरी अभी कम है, बट उसकी इनकम मान लो थोड़े टाइम में बढ़ती है। तो इनकम बढ़ने के बाद वो टीवी भी बड़ा ले लेगा। अब मान लो उसकी इनकम और ज्यादा बढ़ गई तो वो और बड़ा टीवी ले लेगा। तो आप देख रहे हो, यानी टीवी तो लेगा ही और बड़ा बड़ा टीवी लेता रहेगा। मे बी जब वो और ज्यादा इनकम हो जाएगी, उसके रूम्स बढ़ जाएंगे, तो वो ज्यादा रूम्स के लिए टीवी खरीदेगा। तो ये गुड ऐसा है, इनकम के साथ साथ बढ़ेगा, मतलब इसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अगर पूरी क्या कहते हैं कम्युनिटी की, एक क्या कहते हैं इनकम पूरी बढ़ गई हो तो पूरी कम्युनिटी खरीदेगी टीवी भाई, जिनके पास नहीं था, राइट? तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इनकम के साथ उनकी डिमांड भी बढ़ती है। अगर इनकम इंक्रीज हुई तो उन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बहुत सिंपल सा है, इनकम का इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनकम का एक पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है डिमांड पे। क्या मतलब पॉजिटिव का? कि इनकम बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड। जब बात करता हूँ मैं पॉजिटिव की, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर ग्राफ बना के दिखाता हूँ, यही देखो ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, किसके बीच में? इनकम के बीच में बना रहा हूँ। ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपकी इनकम इन रुपीज और यहाँ पे है ये डिमांड, राइट? ये आपकी डिमांड ऑफ टीवी, अगर टीवी का एग्जांपल है तो टीवी इन यूनिट्स, और ये है इनकम। तो आपको क्या समझा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा। अगर आपको याद ना हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी ग्राफ बनवाए थे। उसमें आपको लिखवाया था जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव मैंने चीजें बताई थी। अगर आपको याद ना हो, आप पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हो, इससे जस्ट पहले वाला ही पार्ट है, इस वीडियो के जस्ट पहले वाला पार्ट। ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये आपका देख रहे हो, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है। मान लो यहाँ पे थी इनकम आई, इनकम आई पे डिमांड थी क्यू, और देखो जैसे जैसे इस पॉइंट को ले लो आप, आगे वाले पॉइंट को, यहाँ पे इनकम बढ़ी, इनकम को ले लो I1, यहाँ पे देख लीजिए आपकी डिमांड कितनी आ रही है Q1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज आई इंक्रीज, एज इनकम, यहाँ पे लिखना एज इनकम इंक्रीजेज from I to I1, demand of TV rises from Q to Q1। देख रहे हो, Q से Q1 राइज हो गई डिमांड। तो आप इसको इसको देख सकते हो, ये है आपका इनकम इफेक्ट। और ये कैसा इफेक्ट है? ये है आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सिमिलरली आप जब आप इंफीरियर गुड्स करोगे ना, बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ इंफीरियर गुड्स। तो आप देखिए इंफीरियर गुड बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। यहाँ पे आप देखिए इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, हुज डिमांड, इट रेफर्स टू दोज गुड्स
whose demand decreases with an increase in income। इसका मतलब इन टाइप के जो गुड्स, इसके टाइप के जो गुड्स होते हैं, ये जो आपके इंफीरियर गुड्स हैं, उनकी डिमांड ना डिक्रीज हो जाती है जब आपकी इनकम में इंक्रीज हो जाता है। तो आप देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए कोई फैमिली है, उसकी इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ। तो यार उनका कलर टीवी मान लो नहीं खरीद पा रहे हैं, वॉट एवर इज द रीजन, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीद रहे हैं। बट जैसे ही उनकी क्या कहते हैं इनकम बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को छोड़ के, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो ऑफ कोर्स कोई नहीं खरीदेगा ना, अगर इनकम लोगों की बढ़ रही है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्यों खरीदेंगे, वो कलर टीवी खरीदेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए, यानी कि ये जिनकी डिमांड डिक्रीज हो रही है ऑल्दो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक, एग्जाम्पल कूलर भी हो गया, डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर मतलब जो नॉर्मल गर्मी के समय जो कूलर नहीं होता जिसमें पानी भरते हैं, फिर चलाते हैं उस कूलर को गर्मियों के टाइम पे, तो वो कूलर, अब लोगों की अगर इनकम ज्यादा बढ़ने लगेगी तो वो कूलर क्यों लेंगे, कूलर की डिमांड कम हो जाएगी, एसी पे आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली स्टोव, स्टोव हो गया मतलब ये गैस का ऑल्टरनेटिव हो गया पुराने टाइम का। तो ये स्टोव वगैरह अब आज के समय कौन लेगा जब सबके पास गैस के कनेक्शन अवेलेबल है और प्रॉपर गैस है उनके पास। ठीक है, तो ये स्टोव मतलब यार ये चूल्हा वाला कह रहा हूँ, ये इसको हम हिंदी में चूल्हा भी बोलते हैं, तो चूल्हा कोई क्यों लगाएगा जब उसकी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। तो ऐसे गुड्स जिनकी क्या कहते हैं डिमांड डिक्रीज हो जाती है ऑल दो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, फिर भी हो रहा है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। और इसके अंदर आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो होगा यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होता है ना बेटा इसमें, वो नेगेटिव होगा, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे आपने वो चीज करी वैसे ही यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए अब यहाँ पे ना इसका ग्राफ भी बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो इसका ग्राफ है वो देखिए कैसा होगा। अ, आप ये जो देखिए नेगेटिव है ना, नेगेटिव का ग्राफ बेटा ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में भी बताया गया था। तो नेगेटिव का ग्राफ ऐसा बन रहा है, आप देख रहे हो, जैसे जैसे इनकम क्या कहते हैं इंक्रीज हो रही है, अगर इस साइड में जा रहे हैं हम लोग, इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही डिमांड डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टार्टिंग में इनकम थी ये आई और डिमांड थी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इनकम इंक्रीज कर दी तो ये बन गई आई 1, और ये देखो डिमांड हो गई कम, पहले से कम हो गई Q1। तो आप लिख सकते हो एज इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम I to I1, डिमांड ऑफ, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट लिखा मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी डिक्रीजेस फ्रॉम Q to Q1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे इनकम इंक्रीज हुई डिमांड इसकी डिक्रीज हो गई। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं भाई, इंफीरियर गुड्स होते हैं ये लोग। ये क्या होते हैं एक्चुअली इंफीरियर गुड्स, और ये थोड़े चीप भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंफीरियर गुड्स भी नाम रखा गया है इसका। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सी चीज हो गई, आपको गुड्स के बारे में बता दिया मैंने, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। अब मैं ना आपको डिमांड कर्व पे इनका इफेक्ट समझाने वाला हूँ। तो आपको वो इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व उसका पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है नेसेसिटी गुड्स का। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, नेसेसिटी गुड्स आपको तो पता ही है क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, फ्लावर हो गया, फ्लावर मतलब वो आटा। ठीक है, ये आटा, मेडिसिन हो गई, ठीक है, या आपका सॉल्ट हो गया, ये सारे होते हैं नेसेसिटी गुड्स। इनकी खासियत क्या होती है, देखिए इसके रेट मार्केट में बढ़े या घटे, आपको एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मतलब डिमांड पे इनकी। तो इनको आप क्या बोल सकते हो, इट रेफर्स इट रेफर्स टू दोज गुड्स फॉर विच देयर इज नो चेंज, no change in demand, no change in demand with a change in the income of consumer। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है इसमें कि इसकी ना चेंज इन डिमांड नहीं होगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बोली है, इनकम के। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी इनकम बढ़े या घटे, आप इनकी गुड्स की मतलब कोई चेंज तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत होता है, बट मैं यहाँ पे मेजर चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। मैंने प्राइस से रिलेटेड बात नहीं करी यहाँ पे,
मैंने बात करी है इनकम से रिलेटेड कि इनकम कंज्यूमर की अगर चेंज हो भी जाती है तो इसकी डिमांड क्या कहते हैं चेंज नहीं होती किसकी नेसेसिटी गुड्स की। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। इसका हो गया सॉल्ट, सॉल्ट, व्हीट फ्लावर एंड मेडिसिन एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। तो बच्चों देखिए अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व विद चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी यहाँ पे दो गुड्स क्या कहते हैं डिस्कस करे, कौन कौन से, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, इन्हीं का हम केस कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेटेड इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। ठीक है, ये भी शिफ्ट ही माना जाएगा। यहाँ पे भी डिमांड कर्व बेटा शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने याद अगर आपको हो तो आपको बताया था दो टर्म्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड वाला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है प्राइस के रिस्पेक्ट में, और मैंने क्या कहा था इसके अलावा और कोई भी इफेक्ट आएगा वो किस में आएगा, चेंज इन डिमांड में आएगा। तो ये है डिमांड में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, विद चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा। और इससे पहले जो हमने किया था पिछली वीडियो में वो था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो वो उसकी वजह से चेंज था। तो यहाँ पे होएगा। और आपको ये चीज भी बताई थी कि जब हम बात करते चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन जब बात आती है चेंज इन डिमांड की तो वहां पे शिफ्ट होता है डिमांड का। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी हुआ था, अगर लास्ट क्लास आपको याद हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे केसेस क्या बनते हैं, या तो गुड होगा नॉर्मल गुड या फिर इंफीरियर गुड होगा। अगर नॉर्मल गुड है तो देखिए इंक्रीज इनकम होने पे कैसे इफेक्ट आएगा उस पर। तो देखिए नॉर्मली ये आपका ये ग्राफ होगा। यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ प्राइस किसका, टीवी का लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिमांड, और ये है टीवी। ये प्राइस ना ऑटोमेटिकली समझ लेना भाई कि रुपीस के फॉर्म में है, और ये डिमांड है यूनिट्स में, टीवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद सोचिए, आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली तो आपका ग्राफ ये रहेगा, राइट, नॉर्मली आपका ग्राफ ये रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपकी क्या कहते हैं ये जो इनकम है ये आपकी बढ़ी, इनकम बढ़ने पे क्या होगा। ठीक है, अब आप सोचिए आपकी इनकम अगर बढ़ी तो क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज ना हो। मान लो ये है पी प्राइस पे क्वांटिटी इतनी, तो सेम प्राइस पे इनकम बढ़ने की वजह से उसकी क्वांटिटी ज्यादा होएगी। यानी सेम प्राइस पे क्वांटिटी ज्यादा का मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इसके अगर आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो तो ये कौन सी तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ। तो ये बन गया आपका Q1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर, ठीक है, एज क्या कहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एज इनकम इंक्रीजेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हो, एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, या चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड इंक्रीजेस, या डिमांड इंक्रीजेस, सॉरी, डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा है तो क्या कहते हैं, अगर प्राइस है स्टार्टिंग में ये, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इतनी, सॉरी चेंज इन डिमांड में डिमांड इतनी क्वांटिटी की है, और अगर इनकम हो जाती है डिक्रीज तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका कर्व। नीचे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे अब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी क्यों। यहाँ पे आप लिखोगे एज I1 डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फॉलो होंगी आपकी। तो इससे बन गया ये वाला आपका ग्राफ, इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। हाँ, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं, और डिमांड कर्व किसके बीच में होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में होता है ना, क्वांटिटी डिमांडेड या। ठीक है, ध्यान रखना ये इनकम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, इनकम इससे पहले जो आपको मैंने अभी ग्राफ कराए थे वो इनकम लिखवाई थी। यहाँ पे इनकम का इफेक्ट डिमांड पे, इनकम इफेक्ट का था, ये प्राइस इफेक्ट ही चल रहा है। क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, आपको डिमांड कर्व पढ़ा रहा हूँ, इस चीज का भाई ध्यान रखना जरूर। तो इसीलिए आपको एक चीज तो पता ही है कि क्या कहते हैं, जो डिमांड कर्व होता है हमेशा ऐसे ही बनता है। कहीं आप सोचो कि
सर आपने अभी तो इनका क्या कहते हैं नॉर्मल गुड्स का ग्राफ ऐसा बनाया था राइजिंग, तो इसमें बताया था वो मैंने आपको इनकम का डिमांड के साथ बताया था, ना कि प्राइस का डिमांड के साथ। प्राइस का डिमांड के साथ तो हमेशा ऐसे जाएगा नेगेटिव, नीचे की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स पे। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, आपका नॉर्मली यहाँ पे वही सेम चीज़ है, वही प्राइस ऑफ, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिख लेना भाई, यहाँ पे डिमांड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिख लेना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या था, इतने प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड थी भाई इतनी है। आपको मैंने बताया था कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है ना, तो इंक्रीज होने पे भाई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ। प्राइस सेम रहेगा बट क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इसका केस ये बन जाएगा। सिमिलरली इसके उल्टा यहाँ पे बना लो केस कि पहले ग्राफ ऐसी बनेगा, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू डिमांड है, इसको सेम ही लिखना भाई, प्राइस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड डिमांड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, यहाँ पे भी यही आएगा। ठीक है, इन रुपीज। तो ग्राफ को आप हमेशा पूरे बनाना। यहाँ में टाइम की कमी होने की वजह से यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी थोड़ा समझा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं नहीं लिख रहा तो आप उसको खुद समझोगे, क्योंकि पहले की वीडियो में मैं वो सारा अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। राइट, तो अब इसके बाद देखिए, ये इतना है। अब यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स उल्टा ही हो जाएगा इसका, कि सेम प्राइस पे यहाँ पे क्या कहते हैं डिक्रीज अगर इनकम हो रही है, तो उसको और भी इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगी Q1 क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, ये रुपीज में है प्राइस, ये डिमांड यूनिट्स में है, बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एज इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी, या तो इसको Q1 नहीं लिखना है, इसको तो Q लिखना है, Q लिखना है, यहाँ पे भी Q लिख लेना भाई, यहाँ पे ठीक है। एज इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड, या चेंज इन डिमांड इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी का नाम नहीं ले रहे हम कह रहे हैं यहाँ पे सीधा डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो बेटा ये आपका है डिमांड कर्व पे इफेक्ट आ रहा है किसका, चेंज इन इनकम का। विद चेंज इन इनकम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है आपका डिमांड कर्व। इस केस में कहाँ हो रहा है भाई, इस केस में अपवर्ड शिफ्ट हुआ, इस केस में डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, इस केस में भी डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, और इस केस में आपका अपवर्ड, ये वाला डॉटेड जो बना है, ये वाला, ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड क्या कहते हैं, इन केस ऑफ इंफीरियर एंड नॉर्मल गुड्स। ये दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों शिफ्ट के बारे में बता दिया। अपवर्ड शिफ्ट को हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व विद चेंज इन इनकम टॉपिक कम। तो बच्चों अब कुछ डिमांड की डेफिनेशंस हैं, आई होप आपको आती है, बट नहीं भी आती है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं साथ साथ में रीड करूंगा और समझाऊंगा। तो प्राइस डिमांड क्या होती है, ये बता रखा है, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, प्राइस और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम प्राइस डिमांड कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन जरूर लिखनी है इसमें, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो बाकी सारे अदर फैक्टर्स जो डिमांड को क्या कहते हैं अफेक्ट करता है, उन सबको हमें कांस्टेंट मान के चलना है इन केस ऑफ प्राइस डिमांड। सिमिलरली जैसे इनकम डिमांड होगी तो वो रिलेशनशिप किसका हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड का। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखनी है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब बात आती है क्रॉस डिमांड की, तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हो, अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये लास्ट वीडियो में पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड इन शॉर्ट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या होता है, कि अगर क्या कहते हैं किसी कम्युनिटी, क्रॉस डिमांड एक्चुअल में क्या होता है कि देखो दो कम्युनिटी होनी वहां पे जरूरी है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हो सकती है या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स की हो सकती है। तो अगर उनमें से किसी एक का प्राइस चेंज होने पे दूसरे की डिमांड पे फर्क आता है, मतलब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक मान लो एक है ए कमोडिटी, दूसरी है बी कमोडिटी, ये रिलेटेड गुड्स होने चाहिए, पहले ही मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ क्रॉस डिमांड के केस में। अगर अनरिलेटेड है तो होएगा ही नहीं, तो दोनों रिलेटेड होने चाहिए। रिलेटेड मतलब या तो सब्सटीट्यूट गुड होना चाहिए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड होना चाहिए। तो सब्सटीट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड इनमें से कुछ है। तो अगर एक क्या कहते हैं कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से दूसरे के डिमांड में जो फर्क आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ठीक है,
अब आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है आपको कि जॉइंट डिमांड एंड क्रॉस डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड के बारे में। तो अगर याद हो तो जॉइंट डिमांड आपका किस केस में आया था भाई? कॉम्पिटिटिव, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था? ऐसे गुड्स होते थे जिनको हम साथ में यूज करते थे। फॉर एग्जांपल शुगर एंड टी का एग्जांपल लिया था, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, काफी रिलेटेड लगेगी। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली दोनों की डिमांड की जाती है। जैसे अगर चाय है तो चाय और चीनी दोनों साथ में, तभी तो आपको क्या कहते हैं, चाय तैयार होगी बन के, ठीक है। टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, देन सच डिमांड इज कॉल्ड द जॉइंट डिमांड। ठीक है, तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव इसका उल्टा हो गया कि अगर क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं, दो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, एक की डिमांड अगर इंक्रीज होती है ना, तो दूसरे की डिक्रीज होएगी। मतलब अगर एक एक का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो तो डिक्रीज होगी, बट उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, साथ-साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सुन भी सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन ऑफ देम, डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर। मैंने आपको बताया ना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर एक की डिमांड इंक्रीज होती है, तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है ना भाई, उसकी डिमांड तो डिक्रीज होगी। देन डिमांड फॉर एनी वन ऑफ देम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो ये हो गई आपकी 5 डेफिनेशंस। अभी हम करते हैं कुछ और डेफिनेशंस। तो बच्चों, बची हुई डेफिनेशंस ये हैं, आप पहले डेफिनेशंस पढ़ लीजिए। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है? व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट इनटू सेवरल यूजेस, इट्स डिमांड इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। तो देखिए, ऐसी कमोडिटीज क्या कहते हैं जिसको आप काफी सारे यूजेस में यूज कर सकते, मतलब जिसके काफी सारे यूजेस है, तो हम उसको कॉम्पोजिट डिमांड कह सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपके घर में काफी सारी चीजें होती हैं जिनके काम कॉम्पोजिट होते हैं, मतलब सेवरल यूजेस होते हैं उसके। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपके घर में वाटर होता है, वाटर के काफी सारे यूजेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के भी काफी सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिराइव डिमांड पे, डिराइव डिमांड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिराइव डिमांड। इस पे देखिए क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज नोन एज डिराइव डिमांड। मतलब एक के डिमांड बढ़ने से ही दूसरे की डिमांड पे फर्क आएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, इसको आप जॉइंट डिमांड से नहीं कंपेयर कर सकते। दिस इज डिफरेंट एंड जॉइंट डिमांड इज समथिंग डिफरेंट। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जॉइंट डिमांड दोनों का साथ में यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ये जो क्लॉथ बनता है मार्केट में, क्लॉथ बनाने के लिए लेबर चाहिए होती है, राइट। तो अगर क्लॉथ की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मैं डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूँ जॉइंट डिमांड के साथ। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिराइव्ड डिमांड एंड जॉइंट डिमांड, तो आप इजीली डिफरेंस लिख सकते हो कि देखो, यहाँ पे क्लॉथ की डिमांड इंक्रीज होने से लेबर की डिमांड इंक्रीज हो गई, बट क्या उल्टा केस पॉसिबल है कि अगर लेबर की डिमांड बढ़ रही है तो क्या इससे क्लॉथ की डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी? लेकिन जॉइंट के केस में ऐसा होता है। जैसे टी और शुगर का था, शुगर की डिमांड बढ़ने से इसकी भी बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ने से इसकी भी बढ़ेगी, बट यहाँ पे वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। लेकिन ये ट्रू है, क्लॉथ की डिमांड बढ़ने से लेबर की डिमांड तो बढ़ेगी, बट लेबर की डिमांड बढ़ने से क्लॉथ की डिमांड नहीं बढ़ने वाली है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। मतलब यहाँ पे जो लेबर की डिमांड है ना बेटा, वो डिराइव हुई है कहाँ से? क्लॉथ की डिमांड से। इसीलिए ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। अभी तक जितनी भी डिमांड्स आपको मैंने पढ़ाई है, सबसे कॉमन चीज है इसमें डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज का डायरेक्टली मार्केट में डिमांड उसका बढ़ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आईफोन हो गया, आईफोन की डिमांड डायरेक्टली मार्केट में बढ़ रही है, तो वो एक डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट है आपका लास्ट, ऑल्टरनेटिव डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड क्या होती है? डिमांड इज नोन एज ऑल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। अब इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट से अलग कर देना। ये आपकी सब्स्टिट्यूट वाली डिमांड नहीं है भाई, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वाली नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि डिमांड, कहीं आप इसको कॉम्पिटिटिव डिमांड से मत कंपेयर कर लेना। जैसे डिराइव डिमांड और उसमें डिफरेंस था ना जॉइंट डिमांड में, वैसी ऑल्टरनेटिव डिमांड और आपकी जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है उसमें भी फर्क है। तो ऑल्टरनेटिव डिमांड में क्या है, डिमांड इज नोन एज ऑल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। मतलब और क्या कहते हैं, बाकी ऑल्टरनेटिव से भी उसकी क्या कहते हैं, डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सके।
एग्जाम्पल हो गया चपाती, आपको भूख लग रही है, तो आपको भूख लग रही है, देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स विद यू। चपाती हो गई, राइस हो गई, सैलेड हो गई, फ्रूट, बर्गर, पिज्जा, है ना? तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिमांड्स। तो याद रखना भाई, इसमें एक से ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स, और वन इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ द अदर। तो आप, अगर आपको भूख लग रही है, चपाती नहीं है, तो आप राइस खा के काम चला लोगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर राइस नहीं है, तो आप सैलेड खा लो, फ्रूट खा लो, बर्गर बाहर से मंगा लो, पिज्जा खा लो, फिर मोटे भी हो जाओगे, ज्यादा मत खा लेना इतना। ठीक है, तो फ्लो फ्लो में कहीं सब कुछ खा लो, तो ऐसा नहीं करना है हमें। और इस चैप्टर का एंड भी क्या कहते हैं, डिमांड वाली चीज जो है ना, आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड, इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस चैप्टर में, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन इट। तो आई होप बच्चों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फर्स्ट। और अगर आप चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू गेट क्लासेस।